Today topic is what is monetary policy. Monetary policy क्या है? So monetary policy is an economic policy that manage the size and growth rate of the money supply in an economy. It is a powerful tool to regulate macroeconomic variables such as inflation and unemployment है. फिजिकल पॉलिसी जिस तरह की हमने उससे बात की तो हमने कहा कि फिजिकल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और that has concern with the government taxation as well as government spending. That's mean government revenue as well as government spending है, इसके साथ ताल्लुक है. Similarly monetary policy जिसकी नाम से जाहिर है कि this has concern with the money supply, ठीक है, मनी सप्लाई के साथ इसका कंसर्न है. और monetary policy it has concern as well as adopted by the state bank of the country. हर एक मुल्क में सेंट्रल बैंक होती है और वो सेंट्रल बैंक जो है मुल्क की माशी सरगर्मी में जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, इसको इंक्रीज़ करती है, एज वेल डिक्रीज़ करती है. लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव्स में यह है कि मुल्क की मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को या प्रॉब्लम्स को कवर कर सके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक जो है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है. हम उसके हवाले से बात करेंगे और वो सप्लाई ऑफ मनी को डिफरेंट टूल्स के ज़रिए जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं, जिसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके अलावा जो है प्रिंटिंग द मनी है, एज वेल एज रेगुलेटिंग एज वेल एज चार्जिंग. तो ये सारे बॉन्ड इशूज़ है, सिक्योरिटीज़ है, ये सारे इनके पास जो है टूल्स है जिसके ज़रिए वो सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ भी करती है. कीप रिमेंबर जिस तरह की फिजिकल पॉलिसी में हमने पढ़ा कि जब आपकी मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो जाती है बाई स्पेंडिंग, फिजिकल पॉलिसी में हमने बात की, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हो जाती है. यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो हम कहें कि जब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ हो जाती है इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज़, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये डिक्रीज़ हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होगी. लेकिन मेथड दोनों में डिफरेंट है. फिजिकल पॉलिसी में जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का तरीक़ेकार है, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं. इस तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है गवर्नमेंट अनाउंस करती है. जिस तरह मैंने इस पर बात की, वेनेज इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स की कार्ड्स है, सेहत कार्ड्स है, लैपटॉप स्कीम्स है, स्कॉलरशिप्स है, यूटिलिटी बिल्स है, ये सारी चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है और जो है स्पेंडिंग करती है, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इंक्रीज़ हो जाती है. लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में वो ट्रेंड चेंज है. यहाँ पे गवर्नमेंट की कंसर्न नहीं है, स्टेट बैंक की कंसर्न है और वो सिर्फ मॉनेटरी शेप में इसको इंक्रीज़ करती है, मतलब इसकी जो नंबर्स है इसमें इंक्रीज़ कर जाती है. अगर इकोनॉमी में 10 बिलियन रुपीज़ जो है ये सप्लाइड है तो गवर्नमेंट या स्टेट बैंक सारी ये कोशिश करते हैं कि इसको इंक्रीज़ कर दे, तो ये 10 से जो है 15 हो जाती है, 15 बिलियन हो जाती है, या कम करते हैं तो फिर ये 10 से 5 या 8 बिलियन हो जाती है. तो ये इसमें हम अमाउंट की बात करेंगे, इसमें हम इस पैकेज की बात करेंगे जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है स्टेट बैंक यूज़ करती है. These policies are implemented through different tools including the adjustment of rate of interest, different tools है इसकी, परचेज और सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जिस तरह के बॉन्ड्स है, एंड चेंजिंग द अमाउंट ऑफ कैश सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी. कैश को जो है इसकी सर्कुलेशन को जो है कम करना है, जिसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ होती है या दूसरे टूल्स अभी हम पढ़ेंगे. द सेंट्रल बैंक और सिमिलर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इज स्पॉन्सर फॉर फॉर्मुलेटिंग दीज पॉलिसीज़. बहरहाल ये जो पॉलिसीज़ है इसका कंसर्न जो है किसके साथ है, सेंट्रल बैंक के साथ है, मतलब गवर्नमेंट जो है इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है लेकिन थ्रू सेंट्रल बैंक जो है ये सारी चीज़ें होती है. टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब डिफरेंट जो टैबलेट्स है जो आप इकोनॉमी को देते हैं टू रिजॉल्व द इलनेस ऑफ द इकोनॉमी, जस्ट लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है. Central bank use various tools to implement monetary policy. The widely utilized policies tools include the first one is interest rate adjustment. A central bank can influence the interest rate by changing the discount rate. The discount rate base rate is an interest rate charged by a central bank to banks for short-term loans. मुख्तलिफ जो ये प्रोसीजर हमने पढ़ी है कि जिस तरह कमर्शियल बैंक है तो कमर्शियल बैंक जो है कुछ हिस्सा अपने जिसके पास जितनी भी रिजर्व है ये सेंट्रल बैंक में रखते हैं और फिर ये अपने अकाउंट्स का जो सेंट्रल बैंक में होती है, जिस तरह के हमारे यूबीएल बैंक है, हबीब बैंक है, नेशनल बैंक है, इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो है बैंक से हमारे जो
मुल्क में है, ठीक, कमर्शियल बैंक जिसको हम कहते हैं, जैज़ बैंक्स है। तो ये अपने अकाउंट्स, इसके अकाउंट जो है ये सेंट्रल बैंक में होते हैं, और जब ये सेंट्रल बैंक से वापस पैसे लोन लेती है या अपने अकाउंट से निकालती है, तो सेंट्रल बैंक जो है इसको चार्ज करती है कि आपने इतना इंटरेस्ट जो है इसको देना है। बहरहाल जब कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक को पता चलती है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है या वो किसी भी वजह से सप्लाई ऑफ मनी कम कर लेती है, तो ये अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज़्यादा करती है। अगर 10% है तो ये 13% पे चली जाएगी, जिस मीन कि अभी कमर्शियल बैंक्स ने जो लोन सेंट्रल बैंक से ले ली है उस पे 13% जो है उन्होंने सूद देनी है, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट देनी है। तो डेफिनेटली ये कमर्शियल बैंक जो है फिर कस्टमर से यही चीज़ चार्ज करेंगे। कस्टमर जब इनके पास आएंगे तो ये इससे जो है 10 के बजाय है 13 या मतलब 14 जो है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज कर देती है। 13 ये सेंट्रल बैंक के पास चली जाएगी, 14 ये कमर्शियल ये कस्टमर से देते हैं। 14 माइनस 13 1% या जितना भी है मतलब ये इसकी जो है प्रॉफिट रह जाती है ये कमर्शियल बैंक के पास। anyhow for example if central bank increases the discount rate, जब सेंट्रल बैंक अपने डिस्काउंट रेट को इंक्रीज करती है, द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर द बैंक्स इंक्रीजेस, कॉस्ट जो आती है कमर्शियल बैंक्स का जो बोरिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। सब्सिक्वेंटली डेफिनेटली द बैंक्स विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट दे चार्ज योर कस्टमर। तो जो बैंक्स है कमर्शियल बैंक्स है ये कस्टमर पे जो है वही चीज़ इम्पोज कर लेती है, वही पॉलिसी जो इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसी है ये इम्पोज कर लेती है। दस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज एंड द मनी सप्लाई विल डिक्रीज। तो इसी तरह जब कस्टमर को पता चलता है कि अभी हमने ज़्यादा पे करनी है लोन पे, तो वो बैंक की तरफ नहीं जाती। जब बैंक की तरफ नहीं जाती तो इसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में डिक्रीज हो जाती है। इसके बरकस अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाए तो फिर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर लेती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की वजह से जो कमर्शियल बैंक से ये ज़्यादा लोन जो है लेते हैं, पैसे निकालते हैं सेंट्रल बैंक से, जब पैसे ज़्यादा निकालते हैं तो ये भी जो है अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो लोग जो है बैंक से पैसे निकलवाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस पे जो प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं बैंक से जो प्रॉफिट है या इंटरेस्ट है जिसको हम सूद कहते हैं कम देना पड़ती है, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इंक्रीज हो जाती है। ये सबसे पहली इसकी इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है। सेकेंड वन इज द चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट है। इससे पहले मैंने कहा कि हर एक बैंक ने अपने जो रिजर्व है इनके पास इसका 25% तकरीबन ये सेंट्रल बैंक के पास रखनी है। जिस तरह के हम कहते हैं कि अगर एक कस्टमर ने कमर्शियल बैंक की तरफ जो है मूव किया और उन्होंने अपने 100 रुपीज़ या 100 रुपीज़ जो है इसको जो है कमर्शियल बैंक्स में रखी, UBR हबीब बैंक है या कमर्शियल बैंक जितनी भी है नेशनल बैंक्स है इसमें रखी, तो ये रिजर्व रेशो का जो फार्मूला है इसके मुताबिक बैंक्स ने इसका 25% जो है सेंट्रल बैंक्स में रखनी है। ये एक प्रोसीजर है जिसमें इंशाल्लाह हम मल्टीप्लायर की फॉर्मुलेशंस करके जो है इस पर इंशाल्लाह बात करेगी। पब्लिक फाइनेंस पे जो है इस पर एक अलग जो है सारा प्रोसीजर है चैप्टर से, एज वेल एज ये बहुत बड़ा कोर्स भी है। एनीहाउ वी विल हैव टू कम बैक। सेंट्रल बैंक यूजुअली सेट अप द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व दैट मस्ट बी हेल्ड बाय अ कमर्शियल बैंक्स। जिस तरह मैंने कहा कि सारे कमर्शियल बैंक्स ने जो है अपने रिजर्व से कुछ हिस्सा जो है सेंट्रल बैंक्स में रखनी है। By changing the required amount, the central bank can influence the money supply in the economy. अगर सेंट्रल बैंक चाहती है कि वो सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में कम कर दे तो डेफिनेटली ये अपनी रिजर्व रिक्वायरमेंट को जो है इसको इंक्रीज़ कर देती है। किस तरह इंक्रीज़ करेगी? 25% से 30% ये करेगी। तो आप देखिए अगर 100 रुपीज़ आपने कमर्शियल बैंक में रखे है तो 100 में से कमर्शियल बैंक 30 रुपीज़ जो है सेंट्रल बैंक में रखेंगे, बाकी इसके पास 70 रुपीज़ होंगे। तो यही 70 रुपीज़ जो है ये अपने कस्टमर्स को देंगे, जिस मीन की सप्लाई ऑफ मनी जो है ये कम हो जाएगी इकोनॉमी में। बहरहाल हम तो सिर्फ 100 रुपीज़ का हमने एग्जांपल लिया है, लेकिन ये बिलियंस और ट्रिलियंस में जो है ये काटे होते हैं। इस तरह कमर्शियल बैंक कैन यूज द रिजर्व्स टू मेक लोन्स और फंड इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू बिजनेसेस सिंस इट इज कंस्टिट्यूट a lost opportunity for the commercial bank. Central banks pay them interest on the reserve. The interest is known as the interest on reserve or interest on the required
रिजर्व। बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में हम इंशाल्लाह पब्लिक फाइनेंस पे जो है पढ़ेंगे। तो तरीक़ाकार यही है, अगर ये चाहते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ होगी तो फिर ये अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे। जैसा कि 25% का मैंने कहा, तो ये 20 कर देंगे या 15 कर देंगे, जिसकी वजह से अब सेंट्रल बैंक जो है ये अपने अकाउंट में जो है रिजर्व जो रिक्वायरमेंट है, तो ये होगा कि जो हाँ, ऐसे ये होगा कि सप्लाई ऑफ मनी जो है ये इकोनॉमी में जो है ये सप्लाई हो जाए, क्योंकि अभी कमर्शियल बैंक्स ने जो 70 रुपीज़ है, इसके बजाय इन्होंने तकरीबन 80 रुपीज़ अपने पास रखने हैं, जो कि कस्टमर के ज़रिए जो है इकोनॉमी में सप्लाई होगी। बाकी 20 रुपीज़ जो है या 20 बिलियन रुपीज़ जो है इसने गवर्नमेंट को देनी है, आई मीन की सेंट्रल बैंक को देनी है। ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेंट्रल बैंक कैन आइदर परचेज और सेल सिक्योरिटीज इशूज बाय द गवर्नमेंट टू अफेक्ट द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस होती है। इसका एक मिसाल ये है कि बॉन्ड्स है, अगर गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक को पता चले कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये इकोनॉमी में बॉन्ड्स को इशू करते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप बॉन्ड्स लो। जब आप बॉन्ड्स लेंगे तो फिर लोगों से पैसे जो है सेंट्रल बैंक की तरफ चली जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है। और अगर गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक चाहती है कि सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाए तो फिर ये एक्सपेंशनरी या जिसको हम कहते हैं इजी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड्स को जो है वापस ख़रीद लेते हैं। अनाउंस करते हैं गवर्नमेंट कि हम जो है बॉन्ड्स जो है इसको वापस लेंगे, आपके पास एक्सपायरी डेट है, तो फिर ये बॉन्ड्स वापस चले जाते हैं। जो एक पैच है, एक पेपर है, एक सर्टिफिकेट है, और पैसे जो है ये आवाम के पास वापस आ जाए, जिसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बैंक ने जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए जो है मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज। बैंक विल ऑब्टेन इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सिमिलरली वी हैव टू टॉक, बहुत ज़्यादा और भी इस पे टूल्स है, लेकिन इस पे अभी बात नहीं होगी। तीन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी वर्सेस कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। हम इसको कहेंगे इजी मॉनेटरी पॉलिसी एंड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी के लिए हम टर्म यूज़ करेंगे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। यहाँ पे हम टर्म यूज़ करेंगे इजी मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल एज टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। इजी मॉनेटरी पॉलिसी से मुराद क्या है? इजी मॉनेटरी पॉलिसी से मुराद ये है कि जब सेंट्रल बैंक इन तमाम टूल्स को यूज़ करके इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करती है, और कॉन्ट्रैक्शनरी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से मुराद ये है जब टाइट कर लेती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर लेती है, और जिसके ज़रिए जो है इस तरह बॉन्ड्स को जो है इशू कर लेना, तो इसके ज़रिए जो है पैसे वापस जो है बैंक की तरफ चले जाएंगे। हम कहते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी जो है ये कम हो जाती है, इसको हम कहते हैं कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है। इस तरह ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़ में है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करनी है, जिसमें इनकी सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में कम करनी है, जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम होने की वजह से उसकी डिमांड कम हो जाएगी चीज़ों की। जब चीज़ों की डिमांड, अशिया की डिमांड कम हो जाए तो प्राइस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन को आपने कंट्रोल किया, लेकिन इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। फिर इसको आपने किस तरह हैंडल करना है? यू कैन यूज़ फिस्कल पॉलिसी एज वेल एज डिफरेंट जो है टूल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके टूल्स क्या होंगे? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना होगा, ठीक है, क्योंकि फिर लोग पैसे बैंक से नहीं लेंगे, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि बॉन्ड्स को जो है इसको इशू करना, जब बॉन्ड्स इशू होंगे तो आप बॉन्ड्स लेंगे, पैसे सेंट्रल बैंक की तरफ चले जाएंगे, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बरकस अगर डिफ्लेशन है, प्राइसेस कम है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को जो है प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इस टाइटल को मैं चेंज कर दूंगा, मैं कहूँगा कि ये गलत है एक किस्म की। इसको आप कहते हैं कि क्या कहेंगी? प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन सिर्फ नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट को पता चला कि डिफ्लेशन है, ठीक है, और डिफ्लेशन की वजह से प्राइसेस कम है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो फिर इन्होंने इजी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करना है, जिसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना है, रिजर्व रेट को भी जो है कम करना है, और बॉन्ड्स को जो है वापस परचेज करना होगा, जिसकी वजह से पैसे जो है लोगों के पास चले जाएंगी, इश्यूज होंगे, और इकोनॉमी में जो है मोबालाइज होगी, लोग मार्केट्स में जाएंगी, कमोडिटीज़ खरीदेंगे, कमोडिटीज़ की डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी, और आपका डिफ्लेशन जो है
ये कम हो जाएगी, लेकिन इस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी, न्यू मार्केट्स ओपन होंगे और आपकी GDP एज वेल ग्रोथ रेट जो है ये इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का तरीक़ाकार भी है कि मॉनेटरी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, एन इजी monetary policy generally decrease unemployment because the higher money supply stimulate business। हाई मनी सप्लाई की वजह से क्या होगी, जिस तरह कि मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना होगा आपको, रिजर्व्स रिक्वायरमेंट में कमी लानी होगी और बॉन्ड्स को गवर्नमेंट ने मतलब परचेज करना होगा, आवाम से पैसे ज़्यादा होंगे, आवाम के पास मार्केट में जाएंगी, चीज़ें खरीदेंगी, डिमांड ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगी, इन्वेस्टर्स आएंगे, उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगी, न्यू मार्केट्स ओपन होंगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। लेकिन ऐसी थोड़ी सी जिसको हम क्रीपिंग टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो है ज़रूर आएगी, जो कि फिलिप्स में बाद में हम पढ़ेंगे। इस तरह करेंसी एक्सचेंज रेट्स है, यूजिंग इट्स फिस्कल अथॉरिटी सेंट्रल बैंक कैन रेगुलेट रेट exchange rate between domestic and foreign currencies। For example, the central bank may increase the money supply by issuing more currency। जब इंक्रीज सप्लाई होगी, जिस तरह की मतलब न्यू करेंसी जो है बैंक सेंट्रल बैंक जो इशू कर रहे थे, इन सच ए केस द डोमेस्टिक करेंसी बिकम चीप रिलेटिव टू इट्स फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी की मुकाबले में आपकी लोकल करेंसी जो है ये चीप हो जाएगी। क्यों? इसकी कीमत कम हो जाएगी क्योंकि आपने इसकी सप्लाई ज़्यादा की है। जिस तरह कि हम आप इस तरह में बात करेंगे, इसमें ये जो न्यूमेरिकल या जो डीप चीज़ें हैं इस पर मैं बात नहीं, क्योंकि ऑनलाइन वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो आप ये समझ लें कि जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली उसकी जो है प्राइस जो है इसकी जो वैल्यूज है थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब आप ज़्यादा पैसे प्रिंट करेंगी तो फॉरेन करेंसी के मुकाबले में इसकी वैल्यूज जो है ये तकरीबन डिक्लाइन कर जाती है, जिसको हम कहते हैं कि डिक्रीज हो जाती है। जी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट टुडे क्लास यू कैन आस्क। कोई सवाल है आपका आज की क्लास में? हरी अप, बिकॉज आई हैव अनदर क्लास। जी बेटा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस और नो? आप लोग सुन रहे हो या सो गए हो? हेलो जी सिया। No question, sir.